ग्रैंड डिबेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़श्ता रोज़ आपने देख लिया कि सियासी जमातों से हमने उनके मंशूर से मुताल्लिक और उनकी कारकर्दगी से मुताल्लिक जानने की कोशिश की और आपके सवालात थे, उनके जवाबात थे। आज की इस डिस्कशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई वे फॉरवर्ड है कि इस मुल्क को इस्तेहकाम किस तरह से दिलाया जा सकता है, क्या इस मुल्क के मसाइल का हल इन सियासी जमातों के पास है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। जो चार्जशीट बयान की गई है इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं दो तीन बातों का बिलखुसूस जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जब हुकूमत गिरी पीटीआई की, ये आदाद आपके सामने है, मुल्क में ग्रोथ की जो रेट थी वो 6% था, जीडीपी पर एनम जिसको कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है कहना कि उस दौर में कुछ नहीं हुआ था। मैं चैलेंज करता हूँ, जाके कोई भी आदाद देख ले। ऐसा नहीं होता कि हुकूमत की तब्दीली से एकदम 0 से 6% आप पहुँच जाएं। उसके लिए एक अमल होता है, उस अमल को तय करते हुए आप पहुँचते हैं। जब ग्रोथ जो है टेक ऑफ जिसको कहते हैं स्टेज, वो आ जाती है। यूं ही वो टेक ऑफ स्टेज हमारी आई, हुकूमत को गिरा दिया गया। हुकूमत को इसलिए नहीं गिराया गया कि पाकिस्तान किसी गलत समत में चल रहा था, बल्कि पाकिस्तान हमीयत की जानिब बढ़ रहा था, पाकिस्तान एक खुददारी की जानिब बढ़ रहा था। पाकिस्तान के अवाम में, बैनुल अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान की जो हमीयत है, पाकिस्तान का जो मकाम है, वो ज़ाहिर था। आज आप देखिए हमारी हालत ये है कि OIC ने एक वफ़्द तश्कील दिया पिछले 2 हफ्ते कबल गज़ा के हवाले से। उस वफ़्द का काम ये था कि मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में जाए बशमूल बीजिंग, और वहाँ जाके तकाजा करे कि गज़ा में जो बर्बरियत है उसको रोका जाए। उस वफ़्द में पाकिस्तान को शामिल करना मुनासिब नहीं समझा गया। हमारी आज दुनिया में ये बेतौकीरी और हैसियत है कि OIC इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक कंट्रीज़ हमें इस काबिल नहीं समझती कि हमें उस नुमाइंदा वफ़्द में शमूलियत दी जाए। तो आप अपने आप को देखिए कि हम आज कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। वजह उसकी ये है कि बाहर की दुनिया को और हमें खुद अंदर बैठे पाकिस्तान एक मजाक नज़र आता है। आज नज़र ये आता है कि मुमलिकत नहीं है, ये रियासत नहीं है, ये एक रेवड़ है जिसको कभी इधर हाँक दो कभी इधर हाँक दो। इसलिए ये लोग जब आपके सामने, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान तमन्ना करते हैं, बेहतरी की तमन्ना करते हैं, तो आज की अबतरी को देख कर करते हैं। ये सिर्फ मामला ग्रोथ रेट का या नाली गली को ठीक करने का नहीं है, ये खुददारी का मामला है, ये खुदी का मामला है, ये हमारी हमीयत का मामला है। इसलिए लोग खड़े हैं। लेकिन जो बात मीर साहब ने की, मैं उससे भी थोड़ा सा मकालमा करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि हमारे हालात बिल्कुल संभल नहीं सकते, सबका DNA एक है, सब एक ही तरह की है। PTI में मेरी को अब 1 साल से इन्वॉल्वमेंट है, उससे पहले नहीं थी। मैं 30 साल वकालत करता रहा हूँ। वकालत के ज़रिए ही मेरा कुछ कुर्ब पैदा हुआ PTI के मुख्तलिफ लोगों से, बशमूल इमरान खान साहब। और मुझे ये एहसास हुआ है कि PTI के अंदर एक मकालमा इस वक्त चल रहा है, एक बहुत बड़ा मकालमा इस वक्त चल रहा है, जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ। मैं वकालत से आया हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का फ़र्द हूँ, मैं कोई पिदरम सुल्तान बूद नहीं हूँ। मेरे सामने बहुत से रास्ते थे। मैं अपनी वकालत को मज़ीद चमकाता रहूँ या मैं इस पुरखतर रास्ते पे चल पड़ूँ जिसमें यकीनन अब मुझे किसी वक्त जेल भी होगी, मेरे ख़ानदान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ तब्दीली मुमकिन है। मेरे जैसे लोगों के सियासत में आने से बिल्कुल तब्दीली मुमकिन है। इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। इस पार्टी का DNA ऐसा नहीं है जो एक ख़ानदान के इर्द गिर्द हो। इमरान खान साहब के बाद ठीक है, ये बड़े आम नुकात आपने उठाए हैं। ये बता दें, वो तो कह रहे हैं 6% ग्रोथ थी, आखिर फिर इमरान खान का जुर्म क्या था, उनको क्यों उतारा गया? इमरान खान का जुर्म कैसा क्या था कि उनको उतारना पड़ा? बताता हूँ। जैसे मदर बरलास साहब ने 3-4 अच्छी बातें की और तालियां। वी डोंट प्ले विद द पीपल, वी डोंट प्ले विद देयर माइंड्स। और ये जो ज्यादती इस मुल्क में हुई, ये आगे भी चल रही है और इंशाल्लाह हम इसको हर सूरत में रोकेंगे। सबसे जो अहम तरीन बातें की सजाद मीर साहब ने, सजाद मीर साहब की एक बात के ऊपर भी इन बच्चों ने ताली नहीं मारी, जबकि सबसे हिकमत की, दानाई की जो बातें थी फॉर देम वो सजाद मीर साहब थे। नो डाउट जी। लेकिन क्यों? क्योंकि आप एक चीज के आदी हुए हैं ना। आपको वही चीज चाहिए जिसमें आपने खुश होना है। जैसे टिकटॉक के ऊपर 5 सेकंड के गाने के ऊपर खुश हुआ जाता है, तो टिकटॉक पे पहुंच गई है कौम। आगे चलें। मैं आऊंगा बरलास साहब की तरफ। IPP जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, देश शुड नो, वो है आपका पावर सेक्टर। IPP पावर सेक्टर इन टाइम ऑफ PTI, कोटद्दू प्लांट जो बंद हो गया था, उसकी इलीगल एक्सटेंशन की गई। हम जैसे लोग उस वक्त पार्टी में बोल रहे थे कि अल्लाह का वास्ता है, एक चीज बंद हो गई है। पिछली गवर्नमेंट्स की बुरी पॉलिसीज IPPs वाली, आपके पास कोटद्दू प्लांट से तो इमरान खान ने आकर मुआहदे रिवाइज किए। मैं वही कह रहा हूँ, इलीगल कोटद्दू का प्लांट बंद हो गया, आपने इलीगल मुआहदा रिवाइज हुआ। पैसे बता दूं किसने लिए और कितने लिए? जी प्लीज बता दूंगा, ये चिट दूंगा। गलत बात नहीं, प्लीज राजा साहब, मुझे बात करने देना, मुझे बात करने दे। आपकी सियासत है 1 साल की,
मेरी जिंदगी उस पार्टी में लगी है। देखिए 30 साल से मैं शामिल हूं इस मुल्क के सियासी अमल में, कानूनी अमल में। असगर खान केस हो, एनआरओ केस हो, सब मैंने किया, मैं कोई नौवारिद नहीं हूं। वाहिद हम पॉलिटिकल लोग करप्ट हैं, कोई शक है? मैं नहीं हूं करप्ट, मैं दावा करता हूं, वो मेरे साथ एक करप्शन की चीज साबित करो। हम पॉलिटिकल लोग जो बातें करते हैं, उस्मान बुज़दार का दौर वाहिद दौर है जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, डीपीओ से लेके हर बंदा पैसे लेके डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट होता है। हम इनको बनाते हैं बेवकूफ, हम इन बच्चों से खेलते अच्छा, हैं। मेरी बात आपने ये कहा कि चपेड़ों ठुड्डों की वजह से आईपीपी में कोई नहीं आया, लेकिन ये बता दें, लेट मी कंक्लूड, आए हैं, चलो चपेड़े और ठुड्डों से भी आ गए। फिर मैं मानूंगा मंसूर अली खान की बात के, और हम करते बादशाह महमूद कुरैशी की, वो अरबपति खरबपति है, वो पहले किसी पार्टी में था, आज इधर है, आज इधर है। साइफर उसने लहरवाया था, आखिरी पॉइंट, साइफर उसने लहरवा के पूरी कौम को आपने वंस एंड फॉर ऑल तकसीम कर दिया। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं आप जाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मंसूर, आपने ये बातें सुनी। आपको लगता है किसी जमात के पास वाकई कोई रोड मैप है, कोई हल है, कोई सोल्यूशन है? रोकड़ी साहब की एक बात से मैं एग्री करूंगा, और वो ये है कि हमारे जो यूथ हैं इनके दिमागों के अंदर ना एक बात तो फतूर डाल दिया गया है कि ये 3 लोग बैठे हुए ना, इनमें से शायद एक बहुत अच्छा है और 2 जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। कोई भी हो, रिस्पेक्टिव, कोई भी हो। ये तो अगर कोई नून लीग का सपोर्टर है, नहीं, ये गलत है। अगर कोई नून लीग का सपोर्टर है तो वो ये समझेगा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ी घटिया जमात कोई नहीं है। कोई पीटीआई का सपोर्टर है तो वो समझेगा नून लीग से बड़ी गंदी जमात कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले तो इसको ठीक करना है। ये तीनों ही मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, इनकी सोच डिफरेंट हो सकती है, इनका तरीका कार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान के दुश्मन। ठीक है, मेरे लिए आज भी एक बात ज़हन में रखिएगा, बुरी से बुरी जमहूरियत हो वो आमरीत से बेहतर है। बिल्कुल राइट ऑफ द पीपल, ये लोग वोट करें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करें, नून को करें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को करें, ये जो भी वजीर आज़म आएगा मेरे लिए वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है। मैंने इमरान खान साहब के बतौर प्राइम मिनिस्टर मैंने इंटरव्यू किया, मैं बहुत बड़ा नाक़िद था उनका, लेकिन जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया मैंने खुद उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया, बिकॉज ही वॉज माई प्राइम मिनिस्टर, सिंपल इज दैट, बात खत्म। सो एक तो ये सोच तब्दील करें, क्योंकि इसने जितनी पोलराइजेशन पैदा कर दी है हमारे यहाँ पे, रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं, भाई आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते। सब ने अच्छे काम किए हैं, सब ने बुरे काम भी किए, गलतियां भी हैं इनसे, है की भी इन्होंने गलतियां, मुझे पता है, इनको भी पता है। सलमान अकरम राजा साहब मेरे सामने बैठे हैं, मैं आई हैव रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट एज अ लॉयर। इनसे पूछिए, एक सवाल आपने इनसे पूछना चाहिए था। आपको पता है मैंने आज तक सलमान अकरम राजा साहब के साथ कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया। एक से मेरा सवाल नहीं, वो ये सवाल मैं रख लेता हूँ, ये जवाब देंगे उसको। नवाज शरीफ साहब का जब केस चल रहा था पैनमा का, और जिस तरीके से चल रहा था, सलमान अकरम राजा साहब खुद टीवी के ऊपर आके बैठ के कहते थे ये जो कुछ हो रहा है नाइंसाफी हो रही है। आस्क हिम, ये बैठे हुए, और ये शाहजेब खानजादा के शो में बैठते थे, हमें तरीका बताते थे कि लीगल प्रोसीजर क्या होना चाहिए और क्या अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। आज एज अ मैच्योर पॉलिटिशियन, नाउ आई कंसीडर हिम एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मैच्योर पॉलिटिशियन ही नीड्स टू एक्सेप्ट दिस कि अगर आज इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है तो उस दिन नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हो रही थी। बिल्कुल, ये है पूरा सच, ये है पूरा सच। और माने इस बात को कि आज नवाज शरीफ के, अगर आज इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चल पा रहा, और उस वक्त नवाज शरीफ के साथ वो सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं चल पा रहा था। ये है पूरी हकीकत, पूरा सच। इन लोगों को आधी बात बताई जाती है, इनको कहा जाता है पैनामा का जो कुछ हुआ, एक मिनट नहीं, इनको कहा गया पैनामा में जो कुछ हुआ था ना वो बिल्कुल ठीक था, पर हुन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है गलत है। इस तरह नहीं है, वो भी गलत था, ये भी गलत है। बात पूरी बताएं इनको, बस मेरा सिर्फ इतना चाहिए। सलमान साहब क्विकली अगर रिस्पॉन्ड कर दें, पहले भी गलत था, आप भी गलत। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं बाबांगे दोहल ये कहता हूँ, देखिए मैं जिस काम के लिए, जिस उसूल के लिए 2017 में लड़ रहा था, बात कर रहा था कि अदालतों को ताकत के ताबे नहीं होना चाहिए, अदालतों को आलाकार नहीं बनना चाहिए सियासी इंजीनियरिंग का, उसी के लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ, मैं वहीं खड़ा हूँ। वो उसूल तब भी वही था और आज भी वही है। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि उस वक्त जो हुआ, जिस तरह मुकदमा चलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो दुरुस्त नहीं था, उसका एक सियासी पस मंज़र था, उसका मकसद कुछ और था।
ये अपनी जगह बात है कि असासों का हिसाब देना मैं समझता हूँ हर उस शख्स के लिए लाजिम है जो सियासत में आए, जो पब्लिक लाइफ में आए। मुझ पे लाजिम है। एक एक पैसे का आप मुझसे हिसाब मांगिए। मैंने कागजात नामजदगी दाखिल की हैं, उसमें मैंने असासों का इजहार किया है। मुझसे अगर कोई एक एक आना पूछेगा, आज से 20-30 साल पहले भी अगर मैंने कोई चीज़ ली थी तो मैं उसका बिल्कुल रसीदों के साथ जवाब दे सकता हूँ। ये मेरा तकाजा अपने आप से भी है और हर एक से और आपसे भी है कि अपने सियासतदानों से, जो पब्लिक लाइफ में एक शख्स आता है, अपने आप को पेश करता है, तो फिर उसकी तमाम ज़िंदगी शफाफ होनी चाहिए, उसमें हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी का जवाब दे सके। तो ये उसूल अपनी जगह हैं, इंसान की ज़िंदगी की शफाफियत और ये कि अदालतों को, अदालती अमल को आला नहीं बनना चाहिए जबर का। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। 2017 में भी अदालतें इस्तेमाल हुई और आज भी हुई हैं। अदालतें, आपने तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया दोबारा से कि अदालतें उस वक्त भी इस्तेमाल काटना हुई। नहीं है आपने, ये काटना नहीं है, ये बात सही कह रहे हैं, काटना नहीं है आपने। बिल्कुल ही काटेंगे जी, बिल्कुल ही काटेंगे। सज्जाद मीर साहब, सर ये बताइए, ये जो लाडला और सुतेला, गद्दार और मुहिब्बे वतन, ये हमारी पॉलिटिक्स इससे आगे कब बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी, और ये सब कुछ हमें क्या देके जा रहा है? एक बात पहले मैं कहना चाहता हूँ कि साकर राजा साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये बहुत बैलेंस गुफ्तगू करते हैं कि आदमी हैं। आजकल ज़रा गुस्से में आए हुए हैं, वैसे जिस तरह नौजवान आ गए हैं, ये भी नौजवान ही हैं आकर तो गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन बहुत बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। ये उन लोगों में से हैं, उन वकीलों में से हैं। आज वक्त तो वकील भी ऐसी बात करते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है कि उनसे सियासी बात करें कि कानून की बात करें। बात ये नहीं है, ये इनका 1 साल से ताल्लुक़ है। मेरा इमरान से आज का ताल्लुक़ नहीं है। मेरा इमरान जब महातिर मोहम्मद आया था, उसने मुझे कराची से बुलाया था कि इस पर शामिल होने के लिए आओ। मैं कोई 25 साल से उस ताल्लुक़, आरफ फल्वी शामिल होने लगा तो मुझसे मशवरा कर रहा था शामिल हो जाऊँ। उस ज़माने से मेरे ताल्लुक़ात हैं उनसे, कोई आज के नहीं है। हाँ, जब इक़्तिदार में आया तो मैं अपने असूल के मुताबिक, जो मेरा दोस्त भी, हर साल मैं 4 बार कम से कम उसका इंटरव्यू ज़रूर करता था। लेकिन जब वो पावर में आया, मेरा असूल है कि पावर में आने के बाद मैं रब्ता नहीं करता, पावर में आने वाला रब्ता करे तो काम करे। उस वक्त कैसे करता, वहाँ तो कोई फवाद चौधरी बैठे हुए थे, इस किस्म के लोग बैठे हुए थे उनके मीडिया के, उन्होंने तो घेरा डाला हुआ था उनके गिर्द। वो दूसरी बात है जो मैं इनके हवाले से करना चाहता हूँ। इमरान से बहुत यकीनी तौर पर बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। आपकी मुल्क की जो बन चुकी है पॉलिटिक्स, आप डेमोक्रेसी करते रहते हैं, वक्त बदलता है तो आपके अपने रवैये बदल जाते हैं, आपके अपने लहजे बदल जाते हैं। आप देखिए, बात सुनिए, हम किस तरह बदलते रहते हैं खुद, हम भी, हमें उसका भी तज़किया करना चाहिए, हम भी जिम्मेदार हैं इसके, तो छोटी बात नहीं है। किस्सा ये है कि ये जो जिसे हाइब्रिड डेमोक्रेसी का नाम हमने दे रखा है और जिसको हमने एक्सेप्ट कर रखा है और जिसको हम कहते हैं, अब ये कुछ छोटी बात ये नहीं है कि सारे नौजवान तालियां बजाते हैं इमरान के नाम पे। ये एक पता नहीं किसने कहा था, ये भी खतरनाक बात है जी, खतरनाक बात है ये। मतलब मैं नहीं ये कहता मैं कोई बात करूंगा, अगली बात करूंगा तो वो इमरान के खिलाफ चली जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी एक शख्स का इस तरह किस्मेटिक होके किसी नौजवानों के या ख्वातीन के ज़हनों पर छा जाना जो होता है, उस कौम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करता है। उसको फैसला करना पड़ता है बड़ी चीज़ों की ज़रूरत तकसीम के बाद। अगर नौजवान किसी के साथ चले गए हैं तो ठीक बात है, लेकिन देखना है कि क्यों क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी। हमने भुट्टो को देखा है जनाब, भुट्टो को देखा है, उनका भी है, उसकी किस्मत जो था वो भी अजीब व गरीब था। उस वक्त तो ये कोई हमारे लाइव टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, और भुट्टो जिस तरह दिलों पे छा गया था, जो बात करता था, और गांव-गांव में, देहात में जो लोगों को उनको फेस करना पड़ता था, वो हद था। क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटीज़ के ज़रिए से मुल्क पे छा जाना जो है, ये भी मुल्क के मुकद्दर के लिए अच्छा नहीं हुआ करता। मुल्क के मुकद्दर उसी दिन अच्छा होगा जब हमारे लोग सही तौर पर फैसला करने की पोजीशन में आएंगे। और किसी हाइब्रिड डेमोक्रेसी में आप कहते हैं वो लाडला, तो ये कोई इशू है तो लाडला बन गया और ठाके फेंक दो जिसने बनाया उसको। हम नहीं करेंगे, हम तय कर लेंगे। देहातों में पता क्या होगा, उनके पास चलेगा ये आ रहा है नवाज शरीफ, चलो इसी को वोट दे दो यार, फायदा आएगा। पूरा सिंध जो है नेशनलिस्ट है मजाज के लिहाज से, वोट में नेशनलिस्ट पार्टियों को नहीं देता, वोट भुट्टो को देता है, यानी भुट्टो की पार्टी को देता है। क्यों? कि भाई ये काम कर सकते हैं वफाक में भी, सूबे में भी, हमारा फायदा कर सकते हैं। वोट देने वाले और बहुत सी बातें सोचते हैं। जब आप कहते हो कि आप ये लाडला है
तो गांव में बैठा हुआ आदमी सोचता अच्छा आ रहा है तो फिर ठीक है, ज़रा फिर ज़रा है ना बंदा फलाना और नाल दा ही बना के रखी जाए, फिर सूरत बदल जाती है। हम अभी हमारी पार्टियां डेमोक्रेटिक नहीं हुई। ये इलेक्शन का जो चक्कर चला हुआ है उसमें मैं गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन सारी पार्टियों को जब मामला आते हैं, पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी कहाँ है? आप डेमोक्रेसी की बात किए जा रहे हैं, छोड़िए बात इनकी सख्त बातें सुनिए। मजहर बरलाल साहब, लंदन से एक शख्स आते हैं, लीडर आते हैं, चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई भी की जाती है कि वो आएंगे, सारे मसाइल का हल निकाल लेंगे, जबकि मंशूर की तजावीज़ वो आवाम से ले रहे हैं। मंशूर कितना अहम है? क्या वाकई लोग मंशूर की बुनियाद पर वोट देते हैं? सेकेंडली, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए भी फ़हरिस्तें जारी की गई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, और वो ज़्यादातर बड़े बड़े ख़ानदानों को oblige किया गया है, वर्किंग क्लास नहीं है उसमें। आपके दोनों सवालों का जवाब देने से पहले मैं कुछ और सवालों के जवाब दूंगा, और उससे पहले मैं नौजवानों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो ताली बिल्कुल नहीं बजानी। मंसूर अली खान ने कहा पूरा सच लाओ सामने, तो मुझे मोहतरमा का पता था कि इनकी तान बिल आकर 9 मई पे टूटनी है। अब वो सलमान अकरम राजा दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो लोग इन्वॉल्व थे उन पे मुकदमा चलाएं। सही है, दुरुस्त है। मुझे ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, क्या सुप्रीम कोर्ट अदारा नहीं था? और हमला करने वाली हुक्मरान पार्टी थी, हुकूमत थी जिनकी, वो हमलावर थे। यहां तो हुकूमत नहीं थी ना। डॉन लीक्स क्या था? क्या वो मुल्क दुश्मनी नहीं थी? और क्या था? ये है पूरा सच। अब आ जाइए जी, इन्होंने बात की अकामा की और पनामा की। ज़रा आप जाइए यूएई, पूछिए कि अकामा होल्डर कितने अकाउंट खोल सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग कितनी कर सकता है। बुनियादी तौर पर अकामा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होता है, ये इनको समझ ही नहीं आती। अब आ जाइए जी, मंसूर अली खान ने बात की कि जी बुरी से बुरी जमहूरियत भी आमरीत से अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है, मानते हैं। तो क्या वो मैं था जो ज़ियाउल हक की कब्र पे जाके कहता था शहीद ज़ियाउल हक का मिशन जारी रखूंगा? ये कौन था? तो मैं नहीं था। दुरुस्त बात की मेजर साहब ने। अब आ जाइए जी, आपकी जो खवातीन का आपने फरमाया, और मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त आप लिस्टें देखें, किस पार्टी में किनकी भांजियाँ, किनकी बेवियाँ और किनकी भतीजियाँ शामिल हैं, वाज़िया हो जाएगा। करप्शन की बात की मेजर साहब ने। वो मेजर साहब, वो मैं नहीं था, वो एक खानदान का चश्मो चिराग था, फिर वज़ीर आला भी रहा, जो कहता था बच्चों करप्शन होती है, करप्शन करनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता था, ये एक खानदान का चश्मो चिराग कहता था। परवेज़ इलाही की बात करें, ये हमजा शहबाज फरमा रहा था परवेज़ इलाही बच्चों से खिताब करते हुए। मेरे ज़हन में आया शायद परवेज़ इलाही। इन्हीं नौजवानों को समझा रहा था, इनको भी समझाता हूं मैं, कि करप्शन जो है जायज़ है, होनी चाहिए। बाकी मैं खवातीन के हवाले से पीपल्स पार्टी जो है वो मैं उसको हमेशा अच्छा इस हवाले से समझता हूँ कि वो कारकर्दगी को खवातीन के सियासी काम को मद्देनज़र रखकर फिर भी बेहतर खवातीन आगे लाते हैं। भांजियाँ, भतीजियाँ और ख़ानदानों की जो रिश्तेदारियाँ हैं उनको नहीं पालते। क्या इन सियासी पार्टियों की जो लिस्टें आप देखें तो वो खवातीन, ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में ईवानों में जाने के लिए गरीब लोगों के लिए, वरना जनरल इलेक्शन तो गरीब आदमी लड़ ही नहीं सकता। ये कौन ले आया पाकिस्तान में सरमायाकारी इस सियासत में? क्या कोई गरीब आदमी लड़ सकता है? अफोर्ड ही नहीं कर किसने सकता। ये तलबा यूनियन, एक दरवाज़ा होता था जी, कौमी सियासत में आने के लिए, ये किसने बंद किया? किसको सूट करता था? और यहाँ बात मसाइल देखिए, हमारे मुल्क में ज़राअत से वाबस्ता ज़्यादा लोग हैं। ये जितनी हुकूमतें आईं, किसी ने ज़राअत का सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। फिर मैं वो 3 साल दौर का जिक्र करूँगा, फिर बहुत लोगों को बुरा लगेगा कि वो तो किसानों से भी मिलता था, वो तो उनके मसाइल भी हल करता था, वो तो किसान कार्ड भी ला रहा था, उसको क्यों रोका? ये हाँ बात हुई कि आपने सवाल किया कि इमरान खान को क्यों हटाया। इमरान खान के सामने जब भी इसराइल की बात आती थी वो कायद आज़म का फरमान आगे रखता था।
वो कहता था कायदे आज़म ने कहा है ये नाजायज बच्चा, इसको तस्लीम नहीं करूंगा। ये बातें थी, उसकी बातें बुरी लगती ठीक है। थी। वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातें करता था वो दुनिया कुफर को बुरी लगती थी। बिल्कुल सही। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारी ऑडियंस बहुत बेताब है हमारे नौजवान सवालात लेने के लिए। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए ग्रैंड डिबेट। एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जहां रुका था वहीं से इसका दोबारा आगाज करें। जी जी जी, मेरा नाम इमरा कुरैशी है। एक हम देखें लीडर जो अपना केस यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद बीमारी का बहाना बना के वो बाहर चले गए। दूसरे एक लीडर के ऊपर जो है रात को 12 बजे जो अदालतें खोली गई और उसको जो है उसके ओहदे से हटाया गया कि अगर अमीर के लिए अदालत खोली जा सकती है तो गरीब के लिए अदालत क्यों नहीं खोली जा सकती। ठीक है जी, एक और सवाल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर हनीफ है। क्वेश्चन मैम शकीला से है। मैम, जिस तरह आपने इस डिबेट में भी कहा कि हमने 16 महीनों की हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। सॉरी टू से, आपने मुल्क को दिवालिया होने से तो बचा लिया है, लेकिन आपने मुझे दिवालिया कर दिया है। एक गरीब आदमी है वो, मैम एक गरीब आदमी है वो, उसका ये कंसर्न नहीं है कि वो ये आपसे पूछे कि आपने कितने कर्ज उतारे, आपने कब मुल्क को कैसे दिवालिया होने से बचाया। उसकी बेसिक नीड तो रोटी कपड़ा मकान है। वो आपकी उसकी वो हिकमत अमली आपकी क्या थी? इन्होंने कहा है कि ये हमारा इस टाइम में हमने क्या किया। पहले ये बताएं कि जो 3.5 साल 4 साल जो हुकूमत करके गया है, आप उससे क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने जो 50 लाख घर की बात की थी, 100 करोड़ अपना 50 लाख घरों की उन्होंने कहा था, करोड़ों नौकरियां देने का कहा था, और इतने लंबी जो बातें की थी उसमें बताएं हमें अगर इंशाल्लाह में इस 2024 के इलेक्शन में हमें कामयाबी हुई तो आपको साबित करके दिखाएंगे। हमने जब वादा किया हमने इसको साबित किया। उन्होंने एक वादा, हज़ारों वादे किए, उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके दिमागों में इन्होंने फीड कर दिया है, हमारी आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क करके गरीब के लिए अदालत कब खुलेगी, इसका भी जवाब दे दे। गरीब के लिए अदालत कब खुलेगी, इसका भी जवाब दे। 55,000 केसेस हैं। तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से बोलिए आपके लिए खुलती है अदालत हर वक्त। उन 55,000 केसेस के लिए जिस दिन इन तमाम लीडर्स ने बोलना शुरू कर दिया ना, इल्तवा का शिकार है 55,000 प्लस केसेस दिन सुप्रीम कोर्ट। जब इन तमाम लीडरों ने जिनके लिए अदालतें खुलती हैं, इन्होंने गरीब का सोचना शुरू कर दिया, खुलेगी अदालत। आप सबसे ये एक सवाल है कि आप में से कौन जो है अपने लीडर के बारे में ये कह सकता है कि या अल्लाह मेरी औलाद मेरे लीडर की जैसी हो जाए? कि मेरा बेटा मेरी तरह होना चाहिए, सेल्फ इमेज साइकोलॉजी, मुझे खुद मर्द होना चाहिए, मेरी फैमिली के लिए मुझे रोल मॉडल होना चाहिए। मैं किस लिए बताऊं कि मेरा बेटा फलाने की तरह हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं ओकाड़ा से बिलोंग करता हूं। मेरा क्वेश्चन रोखड़ी साहब से है कि आप कह रहे हैं कि ये यूथ का फितूर जो दिमाग है ख़राब हो गया है। फतूर नहीं कर, लफ्ज़ दुरुस्त कहिए ना, लफ्ज़ दुरुस्त कहिए, फतूर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। दोबारा सवाल। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो यूथ है ये बेवकूफ़ बन चुकी है। ये कब कहा सर? चलिए सर क्वेश्चन करने दें। ये क्यों सोच रहे हैं कि आप बेवकूफ़? सर सवाल आप पूरा कर लें। यही बताना चाह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ बन चुकी हैं, यानी फतूर इनमें ये आ गया कि ये सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। ठीक है, 75 साल से किसने कहा? सर आप उनका सवाल पूरा कर दें। सर एक दफा सवाल पूरा कर लें, फिर उसके बाद आप एक ही दफा जवाब दें। उन्होंने करना है सवाल। आपने क्या बोला था? आप बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके माइंड के साथ मैनिपुलेट किया जाता है और हम सारे जो चले जाते हैं हीरो वर्शिप की तरफ चले जाते हैं। सवाल मैं ये कह रहा हूँ हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है, ये कह रहे हैं आप। मैनिपुलेशन ये नो लीग भी हुकूमत तकरीबन 3-4 अदवार से कर रही है, पीपल पार्टी में 2-3 अदवार से किया। ये इनके दिमाग से क्यों नहीं ये चीज़ें आई कि ये किसी को क्यों नहीं सपोर्ट करते? ये देसी हैं, ये हैं देसी, ये हैं आपके डैड के टाइम की हुकूमत। आप जैसे अब्बू को देख लेना, वो सादे सूदे होंगे। लेट मी नाउ आंसर। आप हैं इस दौर के, जदीद दौर के, आपके टाइम के अंदर आई ये चीज़, आपकी डिज़ायर ज़्यादा है, आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा है। यू हैव सीन द वर्ल्ड। आप लाहौर आ रहे हैं, वो हैं देसी टाइप लोग जो पुराने हैं, उनके साथ वही हुकूमतें चलती हैं। एक और बात बताऊं, ये कोई मोहब्बत नहीं है इस पार्टी की, और ये जो आप यंगस्टर्स हैं, क्योंकि आपके लिए एक ज्यादा फील्ड चाहिए देने के लिए, आपकी डिजायर ज्यादा है, आपने देख ज्यादा लिया, इस तरफ थोड़ा सा आपको ग्लैमर नजर आता है, ग्लिटर नजर आता है, आप समझते हैं कि ये आपका फ्यूचर है। फ्यूचर ये नहीं है।
फ्यूचर इज अगेन मुआशी एंड ऑनेस्टी, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। खान ने एक बड़ी कमाल की बात की थी, हर पार्टी में अच्छे बंदे मौजूद हैं, वो अच्छे आने दी देता है को आगे। बिल्कुल ठीक है सही, जी, प्लीज सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। आफ्ताब अहमद नाम है मेरा और लाहौर से मेरा ताल्लुक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी गवर्नमेंट जब अपोजिशन में होती है वो सहाफ़त की लंबरदार होती है, और जब उसी की गवर्नमेंट आती है और सहाफ़त पे मीडिया पे पाबंदियाँ लग जाती हैं, और ऐसा क्यों है? और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमारे जो पैनलिस्ट हैं इन्होंने बात की कि इनकी क्लैपिंग से लगता है कि ये किस तरफ जब वो माइल है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये बात होती है कि जो हमारे साफ़ी हैं उनके प्रोग्राम से भी लग जाता है कि यार ये किस जमात का नुमाइंदा है, और क्या साफ़ियों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? जैसे लास्ट गवर्नमेंट में एक जब वो साफ़ी हैं तो उनको जब वो वज़ीर आला बना दिया गया था पंजाब का, अभी भी सेम ऐसा ही हुआ है। तो क्योंकि इन्होंने इन नौजवानों का माइंड बनाना होता है, तो इनको क्या गैर जानबदार नहीं होना चाहिए? इन्हें सियासत में क्यों जब वो ये आते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ न्यूट्रल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो खबर देने वाला जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एक है अपनी राय देने वाला, वो अपनी राय देगा, वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो अपनी राय देगा। वो झूठ बोलेगा तो वो झूठा है। हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है कि हम हर चीज़ का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप ने, उसकी आमरीत ने ये किया। ये कहते हुए हम कोशिश करते हैं कि भुट्टो के गुनाहों को छुपाया जाए, वहाँ आगे हम एक लगा देते हैं। हम देखते नहीं कि उसने क्या किया, उसने क्या। आज भी हम कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इन पे इल्ज़ाम लगेगा मैं खुश हो जाऊँगा, उन पे लगेगा दूसरा खुश हो जाएगा। मैंने एक बात बुनियादी तौर पर कही थी, और वो ये कही थी कि हमारी अहले सियासत और वो जो नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, सब जब तक मिल के बैठते नहीं हैं, मुल्क के मसला का हल नहीं हो सकता। जिस बात की अपनी जगह जो हम चाहे करते रहें, लेकिन जब और क्या वो सब बैठ सकते हैं? आप ऐड करना चाहेंगे? जी जी, आप ऐड करें। अगर भाई मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सिर्फ 2-4 लफ्ज़ इसमें ऐड कर दूं। पाकिस्तान में सहाफ़त का मतलब ही पिछले 5-6 साल में तब्दील कर दिया गया है। आपको सहाफ़त नहीं, आपको चमचे चाहिए। आपको चमचे चाहिए। बेसिकली जो लोग अभी थोड़ी देर पहले, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो पीटीआई सपोर्टर्स बैठे हैं, यहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा वो इमरान खान की तारीफ़ करना शुरू कर दे, जो पीटीआई सपोर्टर का क्या बात है यार, यही सहाफ़ी है, यही सहाफ़ी है। कितना यहाँ पे कोई नून लीग का बंदा होगा, मैं नून लीग की तारीफ़ करना शुरू कर दूँ, कहेंगे आहा एनो ही सहाफ़त के अंदर। एक्चुअली सहाफ़त ये है ही नहीं, ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग होती है। और आप लोगों को बुरा लगेगा जब मैं आपके लीडरों को, मैंने 3 बंदे यहाँ पे बैठे हुए 3 मुख्तलिफ जमातों से, तीनों की बुराइयाँ की हैं। मेरा काम इनकी तारीफ या चमचागिरी करना नहीं है, वो मार्केटिंग कंपनियों का काम है, और वो ये खुद कर सकते हैं। ये कभी अपनी बुराई नहीं करेंगे, आपको ये नहीं बताएंगे इनके अंदर फॉल्ट्स क्या हैं, कभी नहीं। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है आपको बताना कि इनमें फॉल्ट्स क्या हैं। दूसरी बात ये कि ये थोड़ी देर पहले भी एक और सवाल हुआ था यंगस्टर्स के हवाले से, ब्रेन वॉशिंग हुई है। ये रोकड़ी साहब सही कहते हैं, ब्रेन वॉशिंग हुई है, ये मत समझे कि नहीं हुई है, हुई है। आपने नून लीग के बारे में आपको बताता हूँ, नून लीग भी करती थी, 90s में करती थी। 6 बाबे अपने साथ मिलाए, फ्रंट पेज के ऊपर 4 कॉलम की जो है वो खबर लगवाई, उन्होंने कहा यही ब्रेन वॉशिंग होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जराए सिर्फ वो थे, या पीटीवी था या ये अखबार थे, दैट्स इट। हालात बदले, वक्त बदला, सोशल मीडिया आया, मियाँ साहब चले गए बाहर। मियाँ साहब जब वापस आए उनको आइडिया नहीं था यहाँ पे सोशल मीडिया शुरू हो चुका है। मियाँ साहब को आज तक नहीं पता, मियाँ साहब को आज तक, आप मुझे बताएं 21 अक्टूबर से वापस आए, अभी तक एक इंटरव्यू दिया उन्होंने? इतनी देर में इमरान खान बाहर होता अब तक 15 इंटरव्यूज दे चुका होता। ये फैक्ट है ना, ए होनी तारीफ जान गए, ठीक है। तो नून लीग बेसिकली ऑब्सोलीट हो चुकी है, इनको पता ही नहीं है कि वेज ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किस तरह करना है। पीटीआई को ये फन आता है और उन्होंने किया है। उन्होंने सिंपल ये किया, नून लीग जो है वो पहले 15 सहाफ़ी 90s के अंदर अपने साथ मिलाती थी, अपनी खबरें लगवाती थी, काम हो जाता था। पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई ने 15 लौंडे लपाड़े खड़े किए, अपने हक में वीलॉग बनवाना शुरू किए, काम बन गया, बस फॉर्मूला वही है। और आप उन 15 लौंडे लपाड़ों को समझते हैं आहा यही सहाफ़ी है, ये सहाफ़ी नहीं है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ। एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जहां रुका था वहीं से इसका दोबारा आगाज करते हैं। तो ये भी बता दें, सहाफ़ियों को सियासत में आना चाहिए या नहीं? अगर वो देखें, सलमान साहब आ रहे हैं, फिर वापस सलमान साहब आ रहे हैं, खुलकर आए ना, बिस्मिल्लाह आए, खुल के आए, खुलकर। अगर कोई सहाफ़ी आना चाहता आए, लेकिन बराए मेहरबानी फिर वापस ना जाए, फिर वापस ना जाए, फिर उधर ही रहे। हुसैन हक्कानी, मुशाहिद हुसैन, मलिया लोधी, जितने लोग सियासत में आए हैं फिर सहाफत में वापस नहीं आ पाए, ना आना भी नहीं चाहिए।
और दूसरी बात ये है ना जी, नौजवानों और औरतों के वोट से पॉपुलर होकर जीतना हिटलर जीता था। ये बात मैं कहना नहीं चाह रहा था। क्या है फिर फरमाइए, क्या है? हिटलर जीता था। देखिए ये बड़ी अजीब बात है, मुझे जवाब अजीब देना बात नहीं पड़ेगा। है, मुझे जवाब देने दें। देखिए आज ये का जो हिटलर कौन है? हर पार्टी मुझे यही पूरी कहती बात है। कर लेने आप कर लें, पूरी बात करें। चलिए आप बात नहीं, आप प्लीज करें। देखिए ये एक बड़ी आम बात हमारे मुल्क में चल रही है पिछले 1 साल से। जब असम्बलियाँ में तहलील हुई, इलेक्शन नहीं कराए गए, तो दानिश्वर में देखता था हमारे दोस्त ट्विटर पे, यूट्यूब पे बैठे हुए हिटलर की मिसालें फ़ौरन दे रहे थे कि जी इंतखाबात से तो हिटलर भी सामने आ जाती है। ये मैं समझता हूँ इंतहाई एक तरह से एक शिकस्त खुर्दा सोच है कि हमारे मुल्क के अवाम। नहीं, आप बात करें, मुझे गलत है, पर मुझे बताएं। मुझे देखिए बात ठीक है, नौजवानों के वोट से पहले वो हारा था, फिर नौजवानों के सुन ले बात अगर मुझे पूछे करने देना कर रहा होता, देखिए फिर आप तो उन सीटों का क्या हाल होता था जिन सीटों। रुक जाए। देखिए फिर आप हमेशा आप फिर बंद कर दीजिए ना जमहूरियत को। आपने जी हिटलर आ जाएगा, अगर हमने जमहूर को मौका दिया तो हिटलर आ जाएगा, खत्म हो गई बात। फिर अगर ये आपका यकीन है, लोग हार्वर्ड के पढ़े हुए में तकरीरें करते फिरते हैं कि जो जमहूरियत बाद में आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूँ। यकीन मानिए मैंने हार्वर्ड में ये नहीं पढ़ा। हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग, वर्ल्ड बैंक में जॉब करते हुए लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो लेक्चर देते हैं कि मीर साहब कंपनी के ताबे सिर्फ सड़कों में फिरने वाले नहीं होते, बहुत लोग होती हैं जिनको ख्वाहिश होती है टेक्नोक्रेट बन के हम वजीर बने अबूरी दौर में। उनकी बात ना करें। मैं कैम्ब्रिज का भी पढ़ा हुआ हूँ, हार्वर्ड का भी पढ़ा हुआ हूँ। मैंने माशियात में भी डिग्री की है, लॉ में भी की है। छोड़ दीजिए इस बात को, अब छोड़ दीजिए। मेरा बाप टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ था। मेरा बाप टाट के स्कूल का पढ़ा था। फख्र है इस बात पे, बिल्कुल फख्र होना चाहिए। मेरा बाप टाट के स्कूल पे पढ़ा था और उसने BA LLB इवनिंग क्लास में किया, सुबह मजदूरी करता था। ये बात अपनी जगह है। देखें, हमें अगर जमहूरियत पे हम अगर यकीन रखते हैं तो हमें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए उस लम्हे जब जमहूरियत को पामाल किया जा रहा हो। इस वक्त जमहूरियत को देखिए, इस वक्त जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है। और जो शख्स ये कहता है, जो शख्स ये कहता है कि जमहूरियत की पामाली इसलिए जायज है हिटलर आ जाएगा, मैं उसकी मुखालफत करूंगा, बवांगे दोहल करूंगा। हिटलर की मिसाल देने का मकसद ही होता है कि जमहूरियत की पामाली का साथ दिया जाए। मैं बहुत अफसोस से मीर साहब आपसे इख्तलाफ करूंगा। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मैं गलत, ये बात गलत होगी, लेकिन एनालिसिस करके बताइए ये बात दुरुस्त है या गलत। देखिए ये एनालिसिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौजवानों के और औरतों के वोटों से आगे आए हैं। आप वो एनालिसिस क्यों नहीं देते? एक्सट्रीम राइट जो है, एक्सट्रीम राइट के जोर पे आप क्या चाहते हैं? जमहूरियत ट्रंप आ रहा है, यूरोप में जो एक्सट्रीम राइट आ रहा है। क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में जमहूरियत बंद कर दी जाए? आप चाहते हैं कि चूंकि हमारे हाइब्रिड जमहूरियत का रोकना, आप ये चाहते हैं कि हमारा जमहूर, हमारा नौजवान चूंकि फतूर ज़दा है, उसका दिमाग मैनिपुलेटेड है आपके बकौल, आप दोनों के इसलिए जमहूरियत बंद कर दें? आपकी बात का मकसद यही है, आप उसको किसी भी लिबादे में छुपाएं। जमहूरियत इस मुल्क में जमहूरियत कब आएगी? जमहूरियत जब आप सर्टिफिकेट देंगे तब आएगी। इस मुल्क में जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के नाम पर बड़े गुनाह सरजद हुए हैं। फिर आप चाहते हैं बंद कर दें ये बात? हम ह्यूमन राइट्स की बात बंद कर दें, हम जमहूरियत की बात बंद कर दें क्योंकि गुनाह हुए हैं। हम पार्टीज के अंदर हैं और हमें पता है कि कौन सी जमहूरियत है पार्टी के अंदर और कौन कितना जमहूरी पार्टी। आप अवाम को फैसला करने, हमें पता है अवाम को हम करते हैं यूज, और यूज करने के बाद जब हम गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो फिर हमारे करतूत भी अवाम देख ले। ये तो नौजवान है, थोड़े से बात देख लेंगे, ठंडे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैम शकीला से है। एक्चुअली मैंने 2 बार ऐसा नोट किया, यहाँ पे एक पर्सन ने आपसे सवाल किया था, फिर आई थिंक एक और खातून थी, उन्होंने सवाल किया था। तो आप जो एंकर हैं हमारी खातून, आप उनके पास गई और आपने कहा कि क्या उन्होंने कहा, जैसे आप शायद भूल गए। मेरा सवाल ये है कि आपने जो 2 सेकंड पहले जो बात हुई वो आप भूल गए, तो क्या आपको कल के वादे याद रहेंगे? ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम मोहम्मद हसाम जाहिद है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मेरा सवाल मंसूर साहब से है कि आपने जो बात की थी कि वोट ज़रूर डालना चाहिए, तो हमें अगर कोई इस काबिल ही ना नज़र आ रहा हो इस टाइम के वोट किसको डालें, तो फिर क्या करें हम? सिर्फ इतना सा मेरा सवाल है, इसका जवाब। जी, इस पे हम लेंगे। चलें, देखिए आप बुरे को डालें, वोट डालना मैं समझता हूँ बज़ाते खुद एक वोट है।
अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो जिसको आप सबसे बुरा समझते हैं शायद वो जीत जाए, जिसको आप सबसे कम बुरा समझते हैं उसको ही वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। वे फॉरवर्ड क्या है, मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है, इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ये आपके जितने नौजवान आज यहाँ पे मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग खवातीन, जौक दर जौक जाएं, अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को ज़बरदस्ती पकड़ें, छुट्टियां कैंसिल करें, पिकनिक ना मनाएं, उससे एक रात पहले लेट फिल्म ना देखें, जाके वोट डालें, यही आपकी तकदीर बदलेगी। बिल्कुल सही। सज्जाद मीर साहब प्लीज। नहीं, यही इलाज है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा के लिए कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन ना कराए जाएं फिर इस खौफ से के साथ कि सभी लोग वोट डालने जाएंगे, इससे इलेक्शन ना कराए ना डालें। लेकिन मैं यही कहूँगा, देखिए बात सुनिए, जी वेट। मैं डेमोक्रेसी के हक में हूँ, मैंने जेल काटी है डेमोक्रेसी के लिए, सहाफ़त के लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ और इसमें कोई शक नहीं है। आप तो देखिए, ये सहाफ़त का मसला नहीं है, ये इस मुल्क की बका का मसला है और हमें सबको मिलकर इस बारे में संजीदगी सोचना चाहिए। अपने वोट के इस्तेमाल का हमें हक मिलता है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैं लाइटर वे में बात की थी, इतना लोगों को ना डराइएगा कि वो इलेक्शन से ही भाग जाए। इलेक्शन से भाग जाए। डॉक्टर साहब, काम चला गया इंडिविजुअलिज्म की तरफ। तमाम पार्टीज कमजोर हैं, तमाम पार्टीज एज ए पार्टीज कमजोर हैं। हर पार्टी के अंदर शख्सियात मजबूत हैं और शख्सियात कोई फ़काहत, जहानत या दयानत या काम करने से मजबूत नहीं है, इसकी बुनियाद पर मजबूत है या कुछ और बुनियादों पर मजबूत है। हर पार्टी के अंदर बेहतरीन लोग मौजूद हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो क्या चीज़ है, आपका इलाका, आपका हल्का उसके साथ जुड़ा हुआ है, बाकी सारी कहानियां यू शुड बी वरीड अबाउट दैट। ठीक है। मैं समझती हूँ कि मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, इकॉनमी के हालात से, पावर्टी है, जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इन सब का हल जो है वो एक ही जमहूरियत में है और वो है इलेक्शन में जो फरवरी 8 को होने जा रहे हैं। मेरा भी ये पैगाम है कि पाकिस्तान के हर बंदे को, हर एक को जिसका वोट बनता है, 18 साल तक के लोगों का बनता है, वो सब लोग वोट डालें। ये अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपनी अमन के लिए, पीस के लिए, हर चीज़ का जो है ना इसी में पना है कि इलेक्शन जो है हर कोई वोट डाले और रिजल्ट सही है। बिल्कुल सही। जी सलमान अकरम। वोट डालें, वोट डालें, वोट डालें, अपने आप पर एतमाद रखें। आप ही तब्दीली का आला है और आपकी वजह से तब्दीली आएगी। आगे अगर हमने बढ़ना है तो आपके वोट की ताकत से बढ़ना है, शऊर की ताकत से बढ़ना है। आप वोट ज़रूर डालिए, अब शऊर भी मिलेगा। मैं समझता हूँ अब जमातें जो हैं उनके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि वो अंदरूनी तौर पर भी जमहूरी हों और जो जमहूर की आवाज़ है उसको सुने। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वोट डालें, यही इल्तिजा है। जी तो नाज़रीन, ये ग्रैंड डिबेट आपने देखी। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हो रहे हैं और नौजवानों के सवालात थे, हमारे पैनलिस्ट के जवाबात थे। फैसला आपने खुद करना है। आपने वोट कास्ट करना है गुर्बत खत्म करने के लिए, आपने वोट कास्ट करना है महंगाई खत्म करने के लिए और आपने वोट कास्ट करना है इंसाफ दिलाने के लिए और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए और आपने वोट कास्ट करना है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।